नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास बुलेटिन में सबसे पहले हम देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद उन तमाम खबरों पर अलग अलग जगह से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे, विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। चलिए खबरों की ओर नजर डालते हैं। पहली खबर अयोध्या से है, जहां पर अयोध्या गैंग रेप मामले में पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी मिली है। ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या गैंग रेप मामले में पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी। मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा के खिलाफ इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज है। अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार को दी धमकी। आरोपी के घर पहुंचा बुलडोजर। जिला महिला अस्पताल में भर्ती है पीड़िता और आरोपी सपा नेता मोहित खान की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। सपा नेता मोहित खान की जमीनों पर चल सकता है बुलडोजर। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से बीते दिन जो पीड़िता की मां है और पीड़िता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिलने पहुंची और यहां पर आश्वासन देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी, जैसा कि बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया और आज आरोपी के घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? क्योंकि देखा कि हमने किस तरीके से विधानसभा में इस मुद्दा को उठा तो सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और बीते दिन इस मामले पर पीड़िता की जो मां है और पीड़िता जो है वो मुलाकात के लिए पहुंची, यहाँ पर भरोसा दिलाते योगी आदित्यनाथ नजर आए और आज यहाँ पर कार्रवाई भी जारी है। मामले में अपडेट क्या है? ग्राउंड जीरो से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बताइए विस्तार से। देखिए, मैं अभी मौके पर ही खड़ा हूँ। यहाँ पर चूंकि बुलडोजर बाबा का पहुंच चुका है। बेकरी पर आज खाद्य विभाग की टीम ने आरोपी जो है उसकी बेकरी पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची थी। उसने जांच पड़ताल किया है, उसमें खराबी पाई गई, कमी पाई गई है, उसको सील कर दिया गया है। उसके बाद से अब बाबा का बुलडोजर पहुंच चुका है और इस पर कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात है। आपको बता दें, कल देर रात करीब 11 बजे 3 लोग पहुंचे थे पीड़िता के पास जिला अस्पताल। वहां पर उन्होंने उसको धमकी दी, समझौता बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेयरमैन भदरसा के हैं उनको गिरफ्तार उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। जय सिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एक अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया। तो कुल मिला के चूंकि पुलिस की ये लापरवाही भी कहेंगे कि 3 लोग कैसे पीड़िता के पास पहुंच गए और दबाव बनाने लगे, इस पर भी जांच होनी चाहिए। संजय निषाद पहुंचे हैं, जिला अस्पताल पहुंचे हैं, उन्होंने पीड़िता से बात की है। मंत्री हैं, चूंकि उस पीड़िता के ही समाज से जुड़े हुए नेता है, वो चूंकि मामले हालात बच्ची के देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। उन्होंने कहा है कि इंसाफ पूरा होगा। बाबा के दरबार में इस तरह के मामलों में इंसाफ में देरी नहीं होती है और जो भी आरोपी बनाए गए हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इनको जेल भेजा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा हो। कल मजिस्ट्रेट पहुंचे थे, तहसीलदार पहुंचे थे, आरोपी की जितनी जमीनें हैं, जितने प्रॉपर्टी है, उसकी भी नापजोख की गई है। और चूंकि अब बुलडोजर पहुंचा है तो वहां पर हालात चूंकि थोड़ा सा माहौल गरमाया जरूर है, चूंकि इलाका पूरा मुस्लिम बाहुल्य है, भदरसा का इलाका है, बड़ा संवेदनशील इलाका होता था। सांसद के करीबी लोग हैं ये, अवधेश प्रसाद सांसद हैं, ये लगातार उनका करीबी रहा है, पूरे चुनाव में प्रचार इसने किया है और चाय पानी की दोस्ती है इनकी। तो हालांकि सांसद इस मामले में अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। तमाम ऐसे धर्मेंद्र, नेता लेकिन जो सांसद अगर कुछ बोल नहीं रहे हैं तो ये भी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है ना कि अगर आपके पार्टी के नेता के ऊपर इस तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं और आप खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ अगर आरोपी है तो कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, सांसद इस पर किसी प्रकार का पूरा मौन धारण किया हुआ है। उन्होंने हालांकि इस मामले में कुछ मीडिया वालों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो अंग्रेजी ज्यादा बोलने लगे हैं जब से सांसद बने हैं। इससे पहले उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, अब नो 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 बोलते हैं। तो ऐसे सांसद है जो असंवेदनशील है, जिनको संवेदना का पता नहीं है, जो मासूम बच्ची के जीवन से खिलवाड़ करने वाले आरोपी उनकी पार्टी के हैं, उनके मित्र हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे सांसद जो आरोपियों के मुखिया है, तो ऐसे लोगों को कहीं कहीं आम पब्लिक को, जनता को भी सोचना होगा कि ऐसे लोगों को हमने चुनकर भेजा है जो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते। जी,
ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपसे जरूर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली शेल्टर होम का ये पूरा मामला है। 20 दिन में 14 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर दिल्ली के शेल्टर होम में 20 दिन में 14 लोगों की मौत हुई है और शुरुआती जांच में कई कमियां भी निकलकर सामने आई है। गर्मी, भोजन की व्यवस्था न होने के कारण ये मौत का मामला सामने आया है और मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। अंतिम रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी जाएगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों से दिल्ली शेल्टर होम का मामला जो है वो गर्माता नजर आ रहा है और अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि 20 दिन में 14 लोगों की मौत के बाद कई सारे सवाल दिल्ली सरकार पर खड़े होने लगे हैं और इसी को लेकर जब मीडिया कर्मी यहां पर जिला अधिकारी से बात करते नजर आए तो उनका कहना है, मजिस्ट्रेट का कहना है कि जांच को लेकर आदेश दे दिया गया है। हर एक पहलू पर जांच किया जाएगा और जांच को लेकर जैसे ही आदेश दिया गया, ये भी बातें निकलकर सामने आई कि खाने या फिर पानी की गड़बड़ी की वजह से ये हादसा या फिर ये घटना घट रही होगी, जिसके बाद शेल्टर होम के सारे जो एक्वागार्ड है, आरओ है, बदल दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी मौत का जो आंकड़ा है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। पूरे मामले पर जांच भी जारी है। बहरहाल इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संगीता झा हमारे साथ जुड़ गई है। संगीता, दिल्ली शेल्टर होम के मामले में राजनीति तो तेज हो ही गई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 20 दिन में 14 लोगों की मौत हुई है। अभी तक की जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, मामले में अपडेट क्या है आपके पास? सबसे पहले अपडेट पहुंचाइए। देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि ये जो शेल्टर होम का मामला है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई? सड़ा खाना, उमस या बीमारी, या फिर आशा किरण होम में जो 14 मौतें हैं उसकी वजह क्या है? आप सरकार ने देखिए जांच के आदेश तो दे दिए हैं, एलजी भी एक्शन मोड में है। देखिए इसके पहले भी इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। आशा किरण में मानसिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए ये केंद्र है बना हुआ। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत यह आता है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद से विभाग के प्रमुख की नियुक्ति नहीं की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो देखिए फिलहाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने इस विभाग का प्रभार किसी मंत्री को नहीं सौंपा है। तो ऐसे में देखिए इस तरह से जो घटनाएं हुई है, इसको लेकर देखिए पूरी तरह से चारों तरफ अभी फिलहाल इसको लेकर जो है आशा किरण शेल्टर होम को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चों को सिर्फ आधा ही खाना दिया जाता था। इसके साथ ही यहाँ पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा था। आशा किरण के सीएमओ अशोक कुमार ने कहा है कि खाने की क्वालिटी सही नहीं थी। इसके साथ ही यह क्षमता से ज्यादा लोगों को भी रखने का आरोप लगाया है और साथ ही इस शेल्टर होम में 500 लोगों की कैपेसिटी है, जहां की 900 से ज्यादा लोगों को रखा जा रहा है, यानी कि 900 से ज्यादा बच्चों को रखा जा रहा है। देखिए इसी मामले में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ आशा किरण शेल्टर होम का दौरा किया। आयोग ने कहा कि शेल्टर होम में लोगों को फंगस वाला खाना दिया जा रहा था। देखिए सबसे बड़ी जो जानकारी है, आयोग ने कहा कि ज्यादा लोगों की मौत बुखार और दस्त जैसे लक्षणों से जुड़ी हुई है, जिससे कि यहाँ देखभाल की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा होती है। और देखिए साथ ही इस मामले में आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए आशा किरण में 980 लोग रहते हैं और देखभाल करने वाले 450 लोग हैं, ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि यह बौद्धिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक शेल्टर गृह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई में 14 लोगों की मौत एक गंभीर मामला है। मरने वाले 14 लोगों में से 13 वयस्क थे और एक नाबालिग था। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से कुछ को जून में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं यह भी कहना चाहता हूँ उनकी मौत की मेडिकल, यानी कि आतिशी ने कहा है कि उनकी मौत की मेडिकल जांच भी करवाई जानी चाहिए। वहीं देखिए स्वाति मालीवाल ने भी गंभीर आरोप लगा दिए। स्वाति मालीवाल ने कहा है दिल्ली सरकार पर, जबकि स्वाति मालीवाल खुद आम आदमी पार्टी से ही आती हैं, तो उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी
इस शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी। उन्होंने जी, ट्वीट कर लेकिन कहा है संगीता इस अगर बात। देखा जाए तो ये मौत का आंकड़ा जो है वो अभी तो बहुत ज्यादा सामने आया है, तब उस पर जो मीडिया कर्मी है या मीडिया वाले हैं उनकी नजर गई। अगर उससे पहले 2023 की बात कर ले तो 2023 में भी कई सारे मौत के मामले सामने आए, लेकिन इसके बाद भी कोई सवाल नहीं किया गया। लेकिन अब जब मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा, एक महीने में 14, अगर जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो 28 की मौत हुई है, इसके बाद अब ये मामला जो है वो सामने आया है और अब इस पर जांच शुरू की गई। जब पिछले वर्ष उस तरीके से मौत का आंकड़ा सामने आया तो जांच क्यों नहीं? देखिए वही बात है ना, वही बातें जो है स्वाति मालीवाल ने उठाया है। उन्होंने भी इसी बात पर कहा है। उन्होंने कहा है कि 280 महिलाओं को 6 छोटे कमरे में रखा गया था। देखिए इस तरह की घटनाएं तो दिल्ली में हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, किस तरह से बेसमेंट में जो चल रहा था, जिसके बाद 3 बच्चों की जो मौत हो जाती है, 3 जो स्टूडेंट्स की मौत होती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो जब हो जाती है तब जाकर शासन प्रशासन की नींद खुलती है। सरकार एक तरह से आप देखिए कि राजनीति भी इसमें शुरू हो जाती है। जहां एक और देखिए इस मामले में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। जहां एक और हम देखते हैं कि इंडी गठबंधन में ये लोग सभी एक साथ नजर आते हैं, एक मंच साझा करते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं और और बस आरोप संगीता देखा प्रत्यारोप। जाए तो ये जांच का विषय है, कहीं ना कहीं राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति होती तेज नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को जहां पर फेज 3 में जो घटना हुई है मयूर बिहार में, वहां पर उस पूरे मामले पर नजर बनाए रखनी चाहिए, उस पूरे मामले पर जांच करवानी चाहिए। तो बीजेपी वो नहीं करके दिल्ली सरकार पर ये तमाम जो आरोप है वो मरती नजर आ रही है और शेल्टर होम का जो मामला है वो उठाती नजर आ रही है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अगर कोई अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तीर्थ यात्रियों का सुरक्षित किया जा रहा है रेस्क्यू अभियान, और आपको बता दें जिला प्रशासन और सुरक्षा बल ये काम करने में लगातार जुटे हुए हैं। थारू कैंप और छोटी लिंचोली में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। बारिश के कारण केदार घाटी के रास्ते पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि यहां पर लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती है, आपदा प्रबंधन विभाग की तैनाती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कृष्णा, उत्तराखंड केदारनाथ में जिस तरीके से घटना घटी और उसके बाद लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है, रेस्क्यू अभियान के दौरान कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, कितने के फंसे होने की आशंका है, और इस वक्त किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, बताइए विस्तार से। कृष्णा, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल दिव्या, देखिए केदारनाथ में आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन बल जो है वे मौके पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और रेस्क्यू अभियान में लगातार तेजी से कर रहा है। क्योंकि कल दिन भर देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए हेली से जो है वो किसी का रेस्क्यू ज्यादा नहीं हो पाया। दोपहर बाद जो है वो मौसम लगातार खराब था, लोगों का मैन्युअल ही रेस्क्यू हो पाया था। कल शाम तक लगभग 7,000 लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह सोनप्रयाग पहुंचा दिया गया था, जिसके बाद आज सुबह से दोबारा रेस्क्यू जो है वो शुरू कर दिया गया है। और अब 11 बजे मौसम साफ एक तरीके से रुद्रप्रयाग और केदारनाथ क्षेत्र में हो गया था, तो MI-17 और चिता के माध्यम से भी जो है वो रेस्क्यू प्रशासन ने शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक बचे हुए लोग जो ट्रैक पर फंसे हुए हैं या केदारनाथ मंदिर पर वो हेली का इंतजार कर रहे हैं, उन सबका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरे मामले पर जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों के साथ भी वो बातचीत लगातार कर रहे हैं। आज सुबह भी उन्होंने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और एसपी से बातचीत करी है और उन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू अभियान में थोड़ी और तेजी लाए हैं, जिसके बाद से अधिकारी लगातार एक तरीके से एक्टिव हमको पहले ही दिन से दिखे। आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीसरी बार एक तरीके से उनसे बातचीत करी है पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने के लिए, तो इस पर और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मौसम भी देखिए ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त चला एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से खबर है जहां पर बेमौत मर रही हैं गायें और एमपी में भूख और प्यास से गायों की मौत हो रही है। गायों के शव की हो रही है अनदेखी। और लाल फीताशाही गौ माता की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे रामस्वरूप शर्मा जी जुड़ गए हैं। रामस्वरूप शर्मा जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बेमौत गाय की जो मौत हो रही है, इसको लेकर जिम्मेदार कौन है, किस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या कुछ मामले पे जानकारी है, बताइए। बहुत धन्यवाद दिव्या जी, बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर अगर हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएं तो मुख्यमंत्री लगातार और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो गौवंश की सुरक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए नए नए कानून और नए नए प्रावधान लेकर आ रहे हैं। तो इसमें सरकार की कहीं कोई गलती हम इसमें सीधे तौर पर नहीं ठहरा सकते, न ही मुख्यमंत्री को इसमें कहीं हम जवाबदेह बता पाएंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये जिम्मा जिनको सौंपा गया है ये पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी है। इसमें जरा मध्य प्रदेश की कैबिनेट में एक बड़ा फैसला सुनाया गया था कि अगर जिहादी तत्वों के द्वारा गोवंश की कहीं तस्करी की जाती है, हत्या की जाती है, तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। किसी वाहन में अगर उनको एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाया जाता है तो उस वाहन को रैशात कर दिया जाएगा, मतलब उसको कंडम कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये जिहादियों के अलावा इस तरह की कार्रवाई अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, क्योंकि गौशाला है जो मध्य प्रदेश में बनी है वो गायों की रक्षा करने के लिए बनी है और उन गौशालाओं में रक्षक ही गायों के भक्षक बने हुए हैं। इस बात की जो जिंदा तस्वीर है, जो उदाहरण पेश कर रही है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नेपानिया ग्राम पंचायत इलाके की ये तस्वीर है। और जब सुदर्शन न्यूज की टीम कल यहाँ पहुंची थी तो कल बहुत सारी मात्रा में यहाँ मृत गाय पड़ी थी, उन गायों को कीड़े पड़ रहे थे, गायों सड़ रही थी, वो तमाम उनका ताजा खून निकल रहा था, मवाद निकल रही थी, बहुत बदबूदार माहौल था। आपने लोगों की एक्सप्रेशन देखे होंगे, वो विजुअल भी हमने सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए हैं। तो किस तरह से वहाँ बदबूदार पूरे माहौल में जो जीवित गाय है वो खड़ी हुई थी, उन गायों को बैठने के लिए नीचे व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि नीचे कीचड़ थी, ऊपर से बारिश बरस रही थी और भूखी गाय थी। धूप, पानी और बैठ न पाने के कारण कई दिनों तक वो गाय हमारी थकान के कारण वहां मर जाती है। इस पूरे मामले में आपने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। तो देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि प्रदेश सरकार इसमें लगातार प्रयास कर रही है गौवंश को बचाने के लिए। तो प्रदेश सरकार इसमें कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। जो रक्षक है दरअसल वही भक्षक है, जिससे गौशाला के जो संचालक है, गौशाला की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, इस गौशाला का जो संचालन कर रही है उनके द्वारा अनदेखी की जा रही है। और जब हमने कल इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों से वहां बातचीत करना चाहिए तो इस तरह दो तरह के लोग हमारे सामने वहां पर आए। एक तो वो जो गौशाला से जुड़े हुए थे और वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि हमें सरकार, शासन, प्रशासन की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलता है, जन सहयोग से कोई अनुदान नहीं मिलता है। लेकिन सवाल ये नहीं उठता जी मेरी होता है तो उसकी एक नैतिक जवाबदेही होती है गौवंश या दूसरे इस तरह के मामलों के लिए। तो वहां के जो सरपंच है सुदर्शन न्यूज ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे मुलाकात करके पूरी स्थिति को जानने की। और सुदर्शन न्यूज लगातार इसको लेकर आवाज उठाती नजर आई है कि जो रक्षक है वही भक्षक है, यानी कि जो वहां पर संचालन कर रहे हैं वही ध्यान नहीं रख रहे हैं और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।